आराम से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। अब जो आपका फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा रास्ता बता दिया है कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे नर्सिंग प्रोफेशन को लेके। तो देखो, जब मैंने मेरी नर्सिंग करी थी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे फ्यूचर में जाके क्या करना है। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी सारी जो नर्सिज़ हैं, मतलब मैक्सिमम जो नर्सिज़ हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि उन्होंने नर्सिंग क्यों करी है तो उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा। सभी लोग ये बोलते हैं या तो उनके पेरेंट्स के बोलने पे उन्होंने नर्सिंग करी है, या फिर हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर उन लोगों ने नर्सिंग करी है। बट फ्यूचर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता अभी कि हमें फ्यूचर में जाके क्या करना चाहिए, कैसे जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसमें अच्छी तरीके से काम करते हैं तो काफ़ी अच्छे आप पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छी आप लोग इज़्ज़त कमा सकते हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो क्या आपको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा जिसको लेके अगर जिसके हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो जैसे ही आप नर्सिंग पास आउट होते हैं तो आपके पास सक्सेस आराम से आ सकती है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं या फिर अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, या फिर अगर आप लोग पास आउट भी हो चुके हो, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, तो आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एक नर्स बनने वाले हैं तो बीइंग ए नर्स आपके पास क्या-क्या अच्छे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छी रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट में काम करना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। स्टेट गवर्नमेंट में काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने फैमिली के पास रह सकते हैं। अगर मानो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप राजस्थान गवर्नमेंट में काम करते हैं और आस-पास में अगर आपकी पोस्टिंग है तो काफ़ी अच्छा उसमें पैसा कमा सकते हैं और साथ में अपनी फैमिली के पास भी रह सकते हैं ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात करते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली एम्स में काम करना चाहते हैं, अगर आपने नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उसके अंदर जो सैलरी पैकेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपकी लगभग 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर भी आपकी सैलरी होगी। बट थोड़ा आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली एम्स में लगते हैं तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, भुवनेश्वर में लगते हैं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, भोपाल में लगते हैं तो आपको भोपाल में जाना पड़ेगा। थोड़ा फैमिली से जो आपका डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। बट हाँ, एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके पास। जो थर्ड और लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है आप फॉरेन कंट्री मूव हो सकते हैं। आप यूके जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आपको आयरलैंड जाना है, आप आयरलैंड जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आपकी जो फैमिली है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगी, बट वहीं पे आपकी जो फैमिली की सुविधाएं हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। आपकी जो सुविधाएं हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे कि अगर आपकी फैमिली है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो अपनी फैमिली को आप मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास में लेके जा सकते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो रिस्पेक्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि आपको अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप पास आउट होते आप इन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो देखो, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं, तो अभी से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी से जो आपका कोर्स है, जो आपकी नर्सिंग कोर्स चल रहा है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं, जो अच्छे सब्जेक्ट हैं जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज आप होल्ड करते हैं अपने इन सब्जेक्ट्स के अंदर, और जैसे कि मेडिकल सर्जिकल हो गया, कम्युनिटी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, अगर इन सभी चीज़ों के अंदर अगर हम लोग अच्छी नॉलेज होल्ड करते हैं तो जैसे ही हम लोग पास आउट होंगे तो जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना होगा वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और वहीं अगर आपका एम है, देखो आपको एम पहले ही बनाना पड़ेगा, या तो आप बाहर जाके काम करेंगे या इंडियन गवर्नमेंट में काम करेंगे। अगर आपने पहले से अपना एम बना के रखा है कि मुझे बाहर जाके काम करना है, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा अपनी इंग्लिश के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है मानो, है ना, फिर भी आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आपके पास 4 साल है अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए, ना। अगर आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं इन 4 साल के अंदर, अगर आप काम करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इन 4 साल के अंदर, तो जब आप पास आउट होंगे तो आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और ये इंग्लिश और आपकी पर्सनैलिटी, साथ में आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो नॉलेज है, वो हेल्प करेगी आपको बाहर रिक्रूट करवाने में। क्योंकि जैसे ही आप बाहर से आप जैसे ही पास आउट होंगे तो आपके पास अच्छी कमांड होगी और आप बाहर निकलते ही अपना एग्ज़ाम देके आप बाहर सेलेक्ट हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप फर्स्ट ईयर से ही ध्यान देना किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट कर दें, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने एकेडमिक्स के ऊपर। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में आपका अच्छा हाथ है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, आपने अच्छी तरीके से नॉलेज होल्ड करी है, साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव बुक्स की प्रिपरेशन करते हैं, मानो आज
मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरी जो क्लासेस चल रही हैं या फिर जो मेरी क्लासेस मेरे को कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, मेरे को एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे, है ना। साथ में मेरा फंडामेंटल वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं, बट साथ में अगर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं जैसे कि पहला यादव हो गया, आपकी टारगेट हाई हो गई, एनक्लेक्स हो गई, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन उठा के मैं पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास अभी 4 साल हैं, तो आपकी जो 4 साल में जो ये कोर्स है ये आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपकी एकेडमिक्स आपकी कंप्लीट हो रही है और साथ में अपनी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आपकी वहाँ पे चल रही है। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, एनक्लेक्स जो पढ़ते हैं, ये आपकी आगे जाके भी हेल्प करेगा, मैं बताऊँगा कैसे, है ना। साथ में अगर आपका फॉरेन कंट्री जाने का मन है तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने इंग्लिश के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। तो जैसे ही आप पास आउट होंगे तो आपके लिए सबसे जो मेन एग्ज़ाम होते हैं आपको फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए चाहिए, वो है आपका आइल्स या फिर OET। ये काफ़ी ईजी एग्ज़ाम है। मैं ईजी इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं तो, क्योंकि अभी ये जो वीडियो बना के मेरा मेन पर्पस ये है क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के। वो लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारा अगर हम लोग पास आउट होते हैं नर्सिंग से तो हमारा क्या प्लान होगा, हमें क्या करना चाहिए। अगर हमको आपकी तरह, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं इंग्लैंड के अंदर काम करता हूँ एज रजिस्टर्ड नर्स, मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, है ना। तो मेरे से पूछते हैं कि सर हमको अगर आपकी तरह बाहर जाना है तो क्या करना चाहिए। अगर आप UK आते हैं तो आपके पास जो सबसे मेन एग्ज़ाम है वो आपका है OET या फिर आइल्स। वहीं अगर आपको कनाडा या फिर USA जाना है तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपका NCLEX RN। अगर आप NCLEX RN की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अब आप लोग NCLEX RN देने के लिए आराम से तैयार है। इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है जितना कि काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि यार ये वाला एग्ज़ाम है हमसे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री का है। सेम ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और सेम ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं जो आप फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक पढ़ते हैं। बट साथ में अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, NCLEX की किताब पढ़ लेते हैं, टारगेट हाई पढ़ लेते हैं, पहला यादव पढ़ लेते हैं और बाकी कितनी सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो किताबें हैं, अगर वो चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका जो NCLEX RN का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ईजी तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कोई गाइडेंस दे दे, थोड़ी बहुत आपको कोचिंग मिल जाए तो NCLEX RN का एग्ज़ाम आप लोग आराम से वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लिनिकली बेस्ड आते हैं ना, कि आप क्लिनिकली चीज़ों को किस तरीके से जज करते हो और साथ में आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज कैसी है, आपके पास आपने जो भी एकेडमिक्स नॉलेज आपकी जो स्कूल में आपने सीखी है वो आपकी कैसी है। अगर आपके पास वो अच्छी खासी नॉलेज है तो आप आराम से उस वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो ना। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे बताई हैं ये सारी की सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। अगर आपको फॉरेन कंट्री में आके काम करना है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आके काम करना है तो आपका इंग्लिश के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी बंदे ने, किसी भी स्टूडेंट ने अगर 4 साल अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश के ऊपर काम किया है तो वो आराम से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। अब जो आपका फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा रास्ता बता दिया है कि फर्स्ट ईयर से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, अपने जो एकेडमिक्स उन पर ध्यान देना चाहिए। साथ में अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अपने जो एकेडमिक्स है उनको एकदम ही इग्नोर कर देना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरू से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मानो आपने आज एक कोई भी, अब अगर हम लोग अगर एना की बात करते हैं, एना फिजियो की बात करते हैं, कोई भी एक सिस्टम उठाया, मानो आपने आप गैस्ट्रो का सिस्टम आज उठाया ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपने सिस्टम उठाया, तो आपको लगता है कि मेरी एना इसके अंदर क्लियर है, मेरी एनाटॉमी क्लियर है, मेरी फिजियोलॉजी क्लियर है, तो क्यों ना मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूँ जो मेरे शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपरेशन कर लें। तो आप NCLEX के उसमें से क्वेश्चन उठा लो, आप PR यादव से क्वेश्चन उठा लो, आप टारगेट हाई से उठा लो। बहुत काफ़ी सारी किताबें हैं, मैंने तो इन 3-4 से प्रिपरेशन करी थी अपनी, तो मैं इन किताबों के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, साथ में अपनी एकेडमिक से साथ साथ आप अपना जो फ्यूचर आप लोग आपके फ्यूचर गोल है उसके ऊपर भी साथ साथ वहाँ पे अपना काम कर रहे हो आप लोग, है ना। तो मैं ये चीज़ें बोलूँगा आप लोगों को, जो भी सिस्टम आप लोग कर रहे हो साथ में अपनी चीज़ें क्लियर करते चलो। अगर आप फंडामेंटल कर रहे हो तो साथ में अपनी चीज़ें क्लियर करते चलो। अगर आप गाइनी कर रहे हो तो साथ में अपनी चीज़ें क्लियर करते चलो। अगर आप पीडियाट्रिक्स कर रहे हो तो साथ में अपनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हुए चलो। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप लोग पास आउट होगे और इन किताबों को देखोगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि 4 साल में तो मैंने किताबें कर ली हैं। और जैसे ही आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने के लिए जाओगे तो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर इतना कोई वास्ट सिलेबस नहीं है, इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे कुछ पूछ लिया जाएगा। अगर आपके एकेडमिक्स आपकी अच्छी है, थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आप लोगों की अच्छी है तो आप लोग आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने खुद के ऊपर अप्लाई करी, पर मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने नर्सिंग पास आउट होने के बाद ये सारी चीज़ें अप्लाई करी और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वही चीज़ें मेरे को दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। तो वो पढ़ने में 4 साल का जो सिलेबस है वो पढ़ने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद ही मैं मेरी प्रिपरेशन कर पाया। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप फर्स्ट ईयर से अगर अपनी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो फॉरेन कंट्री आना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एकेडमिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप NCLEX RN अगर आप USA के लिए दे रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए दे रहे हैं, आप अगर आप कनाडा के लिए दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको खाली
की बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको अटेंड किया जाता है, क्योंकि आपने नॉलेज है वो 4 साल में आप लोगों ने गेन कर ली है। तो मेरे हिसाब से ये 2 स्टेप अगर आप लोग उठाते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अपने एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहीं बात करें जो बच्चा फोर्थ ईयर से पास आउट हो चुका है उनके लिए, तो आज से ही अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो आज से अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 किताबें हैं, इतना बड़ा सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया नर्सिंग का है नहीं, इतना कॉम्पिटिशन भी फिलहाल नर्सिंग के अंदर नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडियंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो कोई इतना ज़्यादा बाहर आने की नहीं सोचता, सब अपने घर वालों के पास ही रहने की कोशिश करते हैं ना। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको फॉरेन कंट्री में काम करना है तो कंपटीशन कम है, प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है, पैसा काफ़ी अच्छा है, और नर्सिंग ही मात्र एक ऐसा प्रोफेशन है मेरे हिसाब से, जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, ये सारे जिनको कोई भी कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है अगर आप उनके एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो। तो काफ़ी सारे लोग हैं वो फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, अपने 20-30 लाख रुपये, 40-50-60 लाख रुपये फूकते हैं और तब जाके उनको फॉरेन कंट्री में एंट्री मिलती है। बट एज अ नर्स आप अगर कुछ भी पैसा नहीं है आपके पास, तो आप यूके आ सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा है आप कनाडा जा सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा है तो आप लोग अमेरिका जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, कम पैसे में अच्छा प्रोफेशन जिसके अंदर आपको सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इंडियन गवर्नमेंट में भी अच्छी सैलरी है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोफेशन में हैं आप लोग। और आप लोग अभी अपना काम करना स्टार्ट करें, अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट करें, चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, या फिर अगर आप लोग पास आउट हो चुके हैं तो अच्छे से मेहनत करें, तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको चीज़ें अब यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। जो भी लोग मेरे से पूछते थे कि सर कुछ रास्ता बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फोर्थ ईयर के बाद, या फिर फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।